दोस्तों नमस्कार नमस्कार। और कैसे हो? आज वापस हम आपके सामने नई क्लास लेके आए हैं और वो भी एक डिजिटल मोड पर। देखिए टारगेट 2024 वो भी किसका? बीएसटीसी और रीट का। आज हम वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो एक संस्कृत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और उनमें शब्द रूप और धातु रूप निर्माण आते हैं जो कि बच्चों को बहुत डाउट होता है। जितने भी टॉपिक आते हैं कारक प्रकरण इत्यादि वो सारे के सारे किससे आते हैं? शब्द रूपों से आते हैं। तो आज हम शब्द रूप बनाना सीखेंगे कि शब्द रूप क्या होते हैं, धातु रूप क्या होते हैं, धातु रूप कैसे बनते हैं, शब्द रूप कैसे बनते हैं। और इनसे पहले अपन शब्द रूप और धातु रूपों की कौन सी संज्ञा होती है इस चीज़ को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों हो जाइए तैयार और अपनी नोटबुक उठा लीजिए और बिल्कुल डिट्टो आप कॉपी में लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक है अपना शब्द रूप निर्माण और धातु रूप निर्माण। कौन सा? शब्द रूप निर्माण और धातु रूप निर्माण, जिसको अपन क्या कहते हैं? पद संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद संज्ञा। क्या कहते हैं? पद संज्ञा। तो देखिए दोस्तों, जो पद संज्ञा है वो किन किन की होती है इस चीज़ को अपन सीखने जा रहे हैं। तो देखिए पद संज्ञा क्या? पद संज्ञा किन की पद संज्ञा होती है, पद किसे कहते हैं, ये चीज़ अपन देखते हैं। तो ये होता है, अपने पास एक सूत्र आता है और उसमें बताया है कि सुप 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 तिङन्तं सुप तिङन्तं पदम सुप तिङन्तं पदम। ये सूत्र कहता है कि पद संज्ञा किन किन की होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो चीज़ आ रही है आपके पास, दो चीज़ है। पहला तो है सुप। कौन सा? पहला तो है आपके पास सुप और दूसरा है यहाँ पर आपके पास तिंग। कौन सा? तिंग। तो दोस्तों देखिए सुप और तिंग ये क्या है? ये एक प्रत्यय है। क्या है ये? प्रत्यय है। और सुप से बनने वाले क्या कहलाते हैं? सुप से बनने वाले सुबंत कहलाते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत तो क्या हो जाएगा? सुबंत। क्या हो जाएगा? सुबंत। इस प्रकार ये सुबंत प्रत्यय है। और यहाँ पर तिंग प्लस अंत तो ये क्या हो जाएगा? तिङन्त। तिंग प्लस अंत तो क्या बन जाएगा? तिङन्त। क्या बन जाएगा? तिङन्त। ध्यान रखना दोस्तों, सुबंत और तिङन्त दो प्रत्यय होते हैं। सुबंत और तिङन्त दो प्रत्यय होते हैं। अब देखिए दोस्तों कि एक वृत्ति के माध्यम से भी बताया इन्होंने, वृत्ति के माध्यम से बताया कि सुप अंत सुप तिंग अंत पदम। सुप तिंग अंत पदम। सुप तिंग अंत पदम किन की पद संज्ञा होती है? सुबंत की और तिङन्त की। किन की? सुबंत की और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। किन की होती है? सुबंत की और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा। तो दोस्तों याद रखना, किन किन की पद संज्ञा होती है? सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। तो पद वही कहलाते हैं जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो और जिसके अंत में तिंग प्रत्यय हो। तो सुप और तिंग दोनों क्या है? ये है प्रत्यय। क्या है ये? प्रत्यय। तो सुप और तिंग दोनों क्या कहलाते हैं? ये प्रत्यय कहलाते हैं। अब सुप किन्हें कहते हैं? सुप किन्हें कहते हैं अपन? सुप अन्ते यशसः। सुप अन्ते यशसः क्या कहलाएंगे? सुबंत। क्या कहलाएंगे? सुबंत। सुप अन्ते यशसः सुबंत। और उसी प्रकार तिंग अन्ते यशसः तो उसे क्या कहते हैं अपन? तिङन्त। क्या कहते हैं? तिङन्त कहते हैं। क्या कहते हैं?
तिङन्त कहते हैं। दोस्तों याद रखना, सुप अंत्य, जिनके अंत में सुप होता है उन्हें सुबंत कहते हैं, जिनके अंत में तिंग होता है उन्हें तिङन्त कहते हैं। तो सुबंत और तिङन्त मैं समझता हूँ कि आपके चित्र क्लियर हो गया होगा। सुप प्रत्यय होते हैं जिनको सुबंत भी कहते हैं। और ध्यान रखना, अपन आगे पढ़ेंगे फिक्स सुप प्रत्यय के बारे में भी पढ़ेंगे और तिंग प्रत्यय के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए आगे सबसे पहले देखते हैं अपन सुप प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय, इन सुप प्रत्यय को क्या क्या नाम दिया गया? सुप को अपन सुबंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप को सुबंत भी कहते हैं। और इन्हीं को अपन शब्द रूप, इन्हीं को अपन शब्द रूप प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द रूप प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से शब्द रूपों का निर्माण होता है उन्हें सुबंत कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबंत। बात आती है कि सुबंत जो प्रत्यय होते हैं इनकी संख्या, सुबंत प्रत्ययों की संख्या, तो सुबंत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 21। कितनी होती है? 21। ये 21 कैसे होती है? एकविंशति। कितनी होती है? एकविंशति। एकविंशति कितनी होती है? 21। एकविंशति। अब देखिए दोस्तों, ये जो 21 प्रत्यय हैं, क्योंकि जो शब्द रूप हैं वह शब्द रूप किन किन रूपों में चलते हैं? तो शब्द रूप विभक्ति, किन में? विभक्ति और वचन। किन में चलते हैं? विभक्ति और वचन। किस में चलते हैं? विभक्ति और वचन में चलते हैं। वचन में चलते हैं। इसलिए ध्यान रखना, विभक्तियाँ कितनी होती है? विभक्तियाँ कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। और वचन कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। तो इनको मल्टी करेंगे तो कितने होंगे? 21। 7 ये 21। इस प्रकार कितने होते हैं? 21 प्रत्यय होते हैं। कितने प्रत्यय होते हैं? 21। तो सुबंत प्रत्ययों की संख्या कितनी हो गई? 21। कितनी हो गई? 21। अब देखें जो सुबंत प्रत्यय हैं वो कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ को अपन आगे समझेंगे। देखिए जो सुप प्रत्यय है, जो 21 सुबंत प्रत्यय हैं उनको अपन देखते हैं ये किन में चलते हैं? विभक्तियों में। किन में चलते हैं? विभक्तियों में। और विभक्तियों में चलते हैं तो वो किस में चलेंगे? वचनों में। तो एक वचन, एक वचन, इसी प्रकार द्विवचन, इसी प्रकार द्विवचन, और इसी प्रकार बहुवचन, और इसी प्रकार बहुवचन। तो ये प्रत्येक किन में चलते हैं? विभक्ति और वचन में चलते हैं। किन में चलते हैं? विभक्ति और वचन में चलते हैं। अब विभक्तियाँ, पहली विभक्ति होती है प्रथमा। कौन सी? प्रथमा। द्वितीया, प्रथमा द्वितीया, तृतीया, प्रथमा द्वितीया तृतीया, चतुर्थी, चतुर्थी, पंचमी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी, और सप्तमी, और सप्तमी। इस प्रकार देखते हैं। अब प्रथमा का जो प्रत्यय होता है वह कौन सा होता है? इस प्रथमा का जो प्रत्यय होता है कौन सा होता है? होता है सुप। कौन सा होता है? सुप। सॉरी, सु। कौन सा होता है? सु। प्रथमा का जो प्रत्यय होता है कौन सा होता है? सु। तो सु औ, सु औ जस, सु औ जस, अम आउट, आउट, सस, आउट, सस, टाभ्याम 20, टाभ्याम 20। साथ के साथ आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। टाभ्याम 20। गे, गे भ्याम, गे भ्याम बैस, गे भ्याम बैस। ngasi, ngasi भ्याम, घसी भ्याम भैंस, घसी भ्याम
भैंस। इसी प्रकार षष्ठी का प्रत्यय आता है तो आता है घस, घस, औस, घस, औस, आम, घस, औस, आम, गी, गी, औस, गी, औस, सुप, गी, औस, सुप। इस प्रकार कितने प्रत्यय हो गए? ये 21 प्रत्यय हो गए। कितने प्रत्यय हो गए? 21 प्रत्यय हो गए। अब देखिए दोस्तों, ये जो 21 प्रत्यय हैं, मुख्य रूप से जो शब्द रूप निर्माण होता है, उन शब्द रूप निर्माण में कौन कौन से पदों के साथ कौन कौन से पहचान शेष रहती है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपन आज सीखने जा रहे हैं। सु में सु का क्या उत्तर रहता है? विसर्ग। औ में औ की मात्रा आती है अपने पास, क्या आती है? औ की मात्रा। और जस में अ प्लस विसर्ग शेष रहता है, अस रहता है, इसका क्या हो जाता है? अ प्लस विसर्ग। इसी प्रकार अम में अनुस्वार या महलंत रहता है, अनुस्वार या महलंत रहता है। औट में औट रहता है, क्या रहता है? औ की मात्रा। और सस में भी क्या रहता है? अ प्लस विसर्ग रहता है, जिसको अपन आदेशानुसार क्या कर देते हैं? न। इसी प्रकार टा में अधिकतर एन और एन रहता है, और स्त्रीलिंग जो शब्द आता है उनमें किसकी मात्रा रहती है? आ की मात्रा रहती है। इस प्रकार भ्याम में भ्याम ही रहेगा, ये फिक्स है। और बिस में क्या रहेगा? बी रहेगा। क्या रहेगा? बी। इसी प्रकार गे में एक ही मात्रा रहती है। गे में किसकी मात्रा रहती है? एक ही। और अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अधिकतर आय शब्द आता है। क्या आता है? आय शब्द। द्विवचन में भ्याम आएगा, और इधर अपने पास भे आएगा। क्या आएगा? भे। स की संज्ञा लोप हो जाएगा। गस्य में पंचमी विभक्ति है, अधिकतर इसमें अकारांत शब्दों में आत आता है। क्या आता है? आत आता है। और यहाँ पे भी क्या शेष रहता है? अ प्लस विसर्ग शेष रहता है। भ्याम में आएगा, और इधर भी भे आएगा। क्या आएगा? भे। इसी प्रकार गस में अस शेष रहता है, लेकिन ये अकारांतों में क्या रूप हो जाता है? से रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। और यूँ देखें तो अपन ग प्लस विसर्ग हो जाएगा। औस में आपको औ प्लस विसर्ग लगेगा, यूँ कहें इसको औ प्लस विसर्ग की मात्रा आपको प्राप्त होगी। आम में आम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर नाम और नाम भी आपको नजर आएगा। नाम और नाम भी अधिकतर शब्दों में नाम और नाम नजर आएगा। इसी प्रकार गे में छोटी की मात्रा रहती है, फिक्स से हुए छोटी की मात्रा रहती है, और यहाँ पर अकारांत शब्दों में ए नजर आएगा आपको। औस में वही औ की मात्रा रहेगी आपको, औ की मात्रा के साथ विसर्ग। अधिकतर शब्द देखिए दोस्तों, यो और ओ नजर आएगा आपको। क्या? यो और ओ नजर आएगा। और सुप में सु तो रहता ही है, सु तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा सु भी मिलेगा और आपको यहाँ सु भी मिलेगा। दोस्तों याद रखिए, ये जो मुख्य पहचान है शब्द रूप निर्माण की, वह मैंने आपके सामने लिखी है। विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना, जिनके रूप पिक्स चलते हैं, जिनके रूप पिक्स चलते हैं, अपन उनको देखते हैं कि पिक्स रूप में एक तो अपने पास आता है तृतीया का द्विवचन, ये पिक्स रूप चलता है। इसी प्रकार चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन, कोई सा भी शब्द रूप हो XYZ जिसमें आपको भ्याम मिलेगा। इसी प्रकार आपको चतुर्थी का बहुवचन और पंचमी का बहुवचन आपको इसमें भी पिक्स बेस में मिलेगा। और षष्ठी का बहुवचन आता है, प्रत्यय तो आम है, लेकिन यहाँ पर आपको नाम और नाम जरूर मिलेगा। और यहाँ दोस्तों याद रखना, कोई सा भी शब्द रूप हो उसके साथ आपको यहाँ दीर्घ मात्रा के साथ मिलेगी। किसकी मात्रा? दीर्घ मात्रा के साथ आपको नाम और नाम मिलेगा। दोस्तों नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, कोई सा भी शब्द हो XYZ जिसमें षष्ठी का बहुवचन आपको दीर्घ मात्रा के साथ, उदाहरण सहित मैं आपको बाद में समझाऊंगा, नाम और नाम मिलेगा। नाम और नाम का भी रीजन होता है दोस्तों, यहाँ पर इसी को भी अपन आगे देखेंगे। इसी प्रकार देखिए, सप्तमी का जो बहुवचन होता है उसमें सुप प्रत्यय होता है। सु का प की संज्ञा लोप करने सु रहता है।
तो दोस्तों यहाँ आपको तीन ही प्रकार का सु मिलेगा, तीनों प्रकार का सु मिलेगा। और इसके बाद अपन चलते हैं प्रथमा का एकवचन में विसर्ग। अकारांत शब्दों में अधिकतर आपको क्या मिलेगा? अकारांत शब्दों में मूल शब्द के साथ विसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? मूल शब्द के साथ विसर्ग मिलेगा। और अकारांत शब्दों में आपको द्विवचन में दो मात्रा मिलेगी। इसको कह सकते हैं अपन कि माथे पे दो मात्रा लगी हुई होगी तो द्विवचन होगा। और बहुवचन में अ प्लस विसर्ग मिलेगा। लेकिन अकारांत जो पुल्लिंग होता है तो द्विवचन जो द्वितीय का बहुवचन होता है उसमें आपको क्या मिलेगा? आन। और इसकी भी फिक्स पहचान है कि दीर्घ मात्रा के साथ आपको क्या मिलेगा? दीर्घ मात्रा के साथ आपको न मिलेगा, ये फिक्स है। तो द्वितीय का बहुवचन और षष्ठी का बहुवचन नोट कर लो दोस्तों, हमेशा दीर्घ मात्रा ही रहेगी। कोई सा भी शब्द रूप हो जिसमें ऋस्व मात्रा होगी तो भी रूप बनते समय दीर्घ मात्रा के साथ नाम और अनाम मिलेगा। और तृतीया का जो एक वचन और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है द्वितीय का एक वचन। द्वितीय के एक वचन में कोई सा भी शब्द रूप हो एक्स वाई जेड, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, आपको अनुस्वार और महलंत ही मिलेगा। फिक्स है ये। कौन सा मिलेगा? महलंत या अनुस्वार ही मिलेगा। इसके बाद अपन षष्ठी के द्विवचन और सप्तमी के द्विवचन में जाते हैं तो आपको यो ओ प्लस विसर्ग मिलेगा, ओ प्लस विसर्ग मिलेगा। ये शब्द रूपों के अकॉर्डिंग यो प्लस ओ हो जाता है। यहाँ पर जब प्रत्यय लगते हैं, जब संधि रूप बनता है तो फिर यो प्लस ओ हो जाता है। तो मैं समझता हूँ जो ये 21 प्रत्यय हैं, 21 प्रत्ययों से आपके शब्द रूप निर्माण में ज़रूर काम आएंगे। और आप इनकी पहचान याद कर लीजिए, पहचान से आप आगे बढ़ सकते हैं। और षष्ठी का एक वचन है, उसमें अकारांत पुल्लिंग जो होता है, जैसे राम शब्द है तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? से ही मिलेगा। फिक्स रूप है, अकारांत शब्दों में अंत में से आता है। तो ये कुछ जो 21 शब्द रूप जो सुबंत प्रत्यय हैं वह हैं। और अब देखते हैं अपन कि कौन कौन से जो शब्द रूप होते हैं वो किस आधार पर चलते हैं शब्द रूप, वो देखते हैं। एक तो अपने पास आते हैं अजंत। कौन से? अजंत। अब अजंत में अपने पास एक तो रूप आता है पुल्लिंग का, एक रूप आता है अपने पास स्त्रीलिंग का, और एक रूप आता है अपने पास नपुंसकलिंग का। किसका? नपुंसकलिंग का। इनको अपन यूँ कह सकते हैं कि कौन से क्रांत के रूप में मानेंगे, कौन से क्रांत के रूप में मानेंगे। तो अपन इनका क्रांत अगर निकालते हैं तो जैसे दोस्त देखिए, आकारांत अगर शब्द आता है, कौन सा? आकारांत। कौन सा आता है? आकारांत। ऐसे शब्द जिनके अंत में अ का उच्चारण निकलता है या स्वर की मात्रा निकलती है। आप देखते हैं दोस्तों, क्रांत किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द है व्यंजन जिनके अंत में व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा के आधार पर उसको क्रंत शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रांत शब्द बोला जाता है। और उसमें उस शब्द को देख करके उसका लिंग निर्धारित किया जाता है। तो अकारांत शब्द आया तो अकारांत में पुल्लिंग आ गया, तो जैसे अपने राम लिख दिया, राम अकारांत। इसी प्रकार इकारांत शब्द आया अपने पास, क्या आया? इकारांत। इकारांत में हरि आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? हरि शब्द आ जाएगा। इसी प्रकार अगर उकारांत अपन देखते हैं, उकारांत, तो उकारांत में अपने पास कौन सा शब्द आ जाएगा? गुरु शब्द आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? गुरु शब्द आ जाएगा। इसी प्रकार रेकारांत देखते हैं अगर अपन, रेकारांत ये सब पुल्लिंग के हैं, तो रेकारांत देखेंगे तो रेकारांत में अपने पास पितृ शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पितृ शब्द। तो ये सभी क्या है? क्रांत के अनुसार पुल्लिंग के शब्द होते हैं। इसी प्रकार अगर अपन स्त्रीलिंग के देखते हैं तो स्त्रीलिंग में जैसे आकारांत है, कौन सा? आकारांत। कौन सा शब्द है? आकारांत। तो आकारांत में कौन सा आ जाएगा? रमा, लता, ये सब इसी के आते हैं। और इसी प्रकार अपन इकारांत देखेंगे तो इकारांत में अपने पास आ जाता है यहाँ पर अपन नदी शब्द, क्योंकि इनके अंत में द के अंत में ई की मात्रा है। और इसी प्रकार अगर रिकारांत में भी देखते हैं अपन, किसमें? रिकारांत में भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास मातृ शब्द आ जाता है। कौन सा शब्द आ जाता है? मातृ। तो ये भी क्या है? रिकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार अगर अपन नपुंसकलिंग शब्द को देखते हैं
तो नपुंसकलिंग शब्द ज़्यादातर क्या होते हैं? आकारांत होते हैं। क्या होते हैं? आकारांत नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। तो जिनमें अपन देखते हैं पुस्तक शब्द है, कौन सा? पुस्तक। इसी प्रकार फल शब्द है, कौन सा? फल शब्द। तो पुस्तक, फल, ये सब क्या है? नकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, आकारांत नपुंसकलिंग। तो ये अजंत होते हैं। अच प्लस अंत, जिन शब्दों के अंत में अच रहता है उन्हें क्या कहते हैं? अजंत कहते हैं। तो ये अपने सुप प्रत्यय थे। इन सुप प्रत्ययों से किनका निर्माण होता है? शब्द रूपों का निर्माण होता है। और शब्द सुप प्रत्यय कितने होते हैं? संख्या में 21 होते हैं। किस किस रूप में चलते हैं? किस रूप में चलते हैं ये अपन ने आगे देखा। किस रूप में चलते हैं? ये चलते हैं अपने पास विभक्ति और वचन में। किस में चलते हैं? विभक्ति और वचन में चलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती हैं। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। तो अपन यहाँ देखेंगे कौन से? धातु प्रत्यय। कौन से? धातु। तो धातु प्रत्ययों में देखते हैं। तो धातु प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? तो पद संज्ञा होती है। इनको कहते हैं अपन तिंग प्रत्यय। कौन से प्रत्यय कहते हैं? तिंग प्रत्यय इनको कहते हैं। कौन से प्रत्यय कहते हैं? तिंग प्रत्यय। तिंग अंत में, तिंग प्लस अंत, और क्या रूप बन गया? तिङंत। क्या बन गया? तिङंत बन गया। क्या बन गया? तिङंत बन गया। इस प्रकार अपन देखते हैं तो तिङंत बन गया। ये होते हैं। अब इनको अपन कौन से प्रत्यय कहते हैं? धातु प्रत्यय भी कहते हैं। अर्थात इनका धातु रूप निर्माण में काम आता है। धातु रूप निर्माण में काम आता है। ये प्रत्यय किन किन में चलते हैं? किन किन में चलते हैं? तो ये प्रत्यय चलते हैं पुरुष और वचन में। किन में चलते हैं? पुरुष व वचन में चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी प्रकार वचन कितने होते हैं? 3। तो 3 को 3 से मल्टी करेंगे तो 9। कितने हो गए? 9। और देखिए दोस्तों, याद रखना, धातुएं, जो धातुएं होती है, धातुएं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो देखिए दोस्तों, पहली होती है परस्मयी पद। परस्मयी पद धातु, परस्मयी पद। और दूसरी होती है अपने पास आत्मनेय पद। कौन सी? आत्मनेय पद धातु। तो परस्मयी पद और आत्मनेय पद धातु होती है। तो यहाँ पर भी जो तिंग प्रत्यय हैं वो दोनों धातुओं के दिए हैं। तो परस्मयी पद के तो 9 प्रत्यय और आत्मनेय पद के 9 प्रत्यय। इस प्रकार तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 9 + 9 = 18 होती है। कितनी होती है? 18। तो दोस्तों याद रखना, तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में तुरंत प्रभाव से। आगे चलते हैं। तो धातुएं 2 प्रकार की होती है, परस्मयी पद और आत्मनेय पद। परस्मयी पद के 9 प्रत्यय होते हैं, आत्मनेय पद के 9 प्रत्यय। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 18। कितनी हो गई? 18। अब देखते हैं जो 18 जो तिंग प्रत्यय होते हैं उनमें परस्मयी पदी प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और आत्मनेय पदी प्रत्यय कौन से होते हैं। तो पहले देखते हैं अपन परस्मयी पद प्रत्यय, परस्मयी पद धातु के प्रत्यय। और इधर आते हैं अपने पास आत्मनेय पद धातु के प्रत्यय। किसके? आत्मनेय पद धातु के प्रत्यय, धातु के प्रत्यय। नोट कर लीजिए साथ के साथ में। ये चलता है किसमें? पुरुष और वचन में। तो पुरुष और वचन, वचन में एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा जिनसे धातु रूप निर्माण होता है, बहुवचन। इसी प्रकार पुरुष, प्रथम पुरुष को दोस्तों अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। अब ये जो तीनों पुरुष हैं, तीनों पुरुष में ये जो प्रत्यय हैं वो देखते हैं। तो ये आता है पहला
पहला प्रत्यय आता है अपने पास तिप। कौन सा? तिप। तिप तस्थ, तिप तस्, तिप तस् ति, तिप तस् जी, सिप तस्थ, तिप तस् जी, सिप तस्, सिप तस्थ, मिप वस मस, मिप वस मस, विप मस मस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कौन कौन सा शेष रहता है इस चीज़ को अपन देखते हैं। तिप में शेष रहता है अपने पास ती। कौन सा शेष रहता है? तिप। तस में त शेष रहता है और जी का सूत्रादेश अंत्य आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? अंत्य आदेश। तो ती तंती। शिप में प की संज्ञा लोप होने पर सी शेष रहता है। तस में थ शेष रहता है, थ शेष रहता है और थ में थ का तय शेष रहता है। इसी प्रकार मिप में मी शेष रहता है और वस में व प्लस विसर्ग और मस में म प्लस विसर्ग। मुख्य रूप से ये जो प्रत्यय हैं ये प्रत्यय लट लकार में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? लट लकार में काम आते हैं। किस में? लट लकार धातु में काम आते हैं, लट लकार में काम आते हैं। इसी प्रकार आत्मनेपद के प्रत्यय देखेंगे। आत्मनेपद के प्रत्ययों में इसको देखते हैं अपन। वही पुरुष में पुरुष, एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वही प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष। यहाँ देखते हैं अपन जो आत्मनेपदीय जो प्रत्यय होते हैं नो, वह कौन कौन से होते हैं इस चीज़ को अपन देखते हैं। त आताम ज, त आताम, त आताम ज, तास आताम ध्वम, तास आताम ध्वम, ध्वम, इड वही मही, इड वही और महिम, इड वही महिम। इस प्रकार ये आत्मनेपदी प्रत्यय 9 होते हैं। इन 9 प्रत्ययों में भी देखते हैं अपन क्या क्या। अधिकतर ये आत्मनेपदी जो धातु है ये सेव धातु के समान चलती है। कुछ प्रत्यय, कुछ शब्द यहाँ फिक्स होते हैं जो वे आते हैं, जैसे वही, मही, ध्वम, आताम, ताम, और कुछ प्रत्ययों में सूत्रानुसार आदेश हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब ये देखते हैं अपन कि जो प्रश्मयपदी, प्रश्मयपद जो धातु होती है, इन प्रश्मयपद की धातु जो मूल धातु होती है, वो मूल धातु कौन सी है? वो मूल धातु होती है भू धातु। कौन सी? भू धातु, जिसको अपन पट धातु से तैयार करते हैं और इसी को अपन गम धातु से भी तैयार करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसकी कौन सी धातु होती है? भू धातु होती है। कौन सी होती है? भू धातु। और इसी प्रकार आत्मने जो पद धातु होती है, आत्मने पद जो धातु होती है, इस धातु की मूल धातु सेव धातु होती है। कौन सी धातु होती है? सेव धातु होती है, जिसको अपन लव धातु के रूप में भी देखते हैं, लव धातु के रूप में भी देखते हैं। ये प्रत्यय थे। अब इन प्रत्ययों से देखिए दोस्तों, जब तक मूल धातु में और मूल शब्दों में सुप और तिंग प्रत्यय नहीं लग जाता, तब तक उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। किन में? वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए मूल शब्द और मूल धातु, मूल शब्द और मूल धातु पद नहीं होते हैं, मतलब इनकी पद संज्ञा नहीं होती है। किन की नहीं होती है? मूल धातु और मूल शब्दों की पद संज्ञा नहीं होती है। तब तक नहीं होती है जब तक इनमें सुप और तिंग प्रत्यय नहीं लगते हैं। कौन से? सुप और तिंग प्रत्यय नहीं लगते हैं, तब तक इनकी मूल पद संज्ञा नहीं होती है। तो सुप और तिंग लगने के बाद ही इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्यों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि जो मुद्ध धातु रूप निर्माण है वो कैसे चलते हैं, कितने काल होते हैं, कितने लकारों में चलते हैं, कितनी लगभग धातु होती है, इस चीज़ को अपन आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, धातु मुख्य रूप से धातु रूप को देखते हैं। तो अपन ने देखा कि धातु दो प्रकार की होती है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। प्रत्यय तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18 होते हैं, 9 परस्मैपदी के, 9 आत्मनेपदी के। और ये किन किन में चलते हैं? पुरुष और वचन में चलते हैं। किन में चलते हैं? पुरुष और वचन में चलते हैं। किन में चलते हैं ये? पुरुष और वचन में। संस्कृत में लगभग कितनी धातुएं होती हैं? 2000 धातुएं होती हैं। कितनी धातुएं होती है? 2000 धातुएं होती है, जिनके रूप याद करना बहुत मुश्किल होता है। और इन सभी 2000 धातुओं को कितने गणों में बांट दिया है? तो धातु गण। क्या? धातु गणों में बांट दिया। धातु गण कितने होते हैं? 10 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? 10 गण होते हैं। संस्कृत भाषा में 2 जगह गण काम आते हैं, छंद में और धातुओं में। छंद में तो कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? 8। और धातु गण कितने होते हैं? 10। तो सभी 2000 धातुओं को लगभग 10 गणों में बांटा गया है। कितने गणों में बांटा गया? 10 गणों में बांटा गया है। अब 10 गणों में इन धातुओं को बांटा गया, लेकिन 5 जो लकार होते हैं, 5 जो लकार होते हैं, उन 5 लकारों को 5 कालों में विभक्त करके विभक्त कर दिया गया। कहने का मतलब यूँ है कि जितने भी जो रूप चलते हैं, 5 लकार चलते हैं। कितने लकार? 5 लकार चलते हैं। उन 5 लकारों के रूप किस किस आधार पर चलते हैं, कौन कौन से काल में चलते हैं, इस चीज़ को अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो आता है वो लट लकार आता है। कौन सा? लट लकार। अब लट लकार जो आता है कौन से काल में चलता है? वह वर्तमान काल में। कौन से काल में? वर्तमान काल में चलता है। तो यहाँ तो लिख लीजिए आप लकार, और यहाँ पर लिख लीजिए आप काल। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा लकार कौन से काल में चलता है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा आता है लंग लकार। कौन सा? लंग लकार, जो कौन से काल में चलता है? भूतकाल में। कौन से काल में चलता है? भूतकाल में। और तीसरा आता है आपके पास लिट लकार। कौन सा लकार? लिट लकार। कौन सा लकार? लिट लकार, जो चलता है आपके भविष्य काल में। कौन से काल में? भविष्य काल में। चौथा आता है आपके पास लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। ये चलता है आपके आज्ञार्थक काल में। किसमें? आज्ञार्थक काल में। और पांचवा आता है आपके कौन सा? पांचवा आता है आपके विधिलिंग लकार। कौन सा? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार ये चलता है आपके प्रेरणार्थक काल में। प्रेरणार्थक काल जिसको अपन चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में? चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं। चाहिए अर्थ में। तो ये 5 लकार होते हैं, और पांचों लकार 5 काल में विभक्त होते हैं। पांचों लकार 5 काल में विभक्त होते हैं। कितने काल में विभक्त होते हैं? 5 काल में विभक्त होते हैं, जिनको लट लकार में कौन सा काल चलता है? वर्तमान काल। लट लकार में वर्तमान काल, लंग लकार में भूतकाल, लिट लकार में भविष्यत काल, लोट लकार में आज्ञार्थक काल, और विधिलिंग लकार में प्रेरणार्थक काल। ये चाहिए अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों,
ये जो लकार है, ये पांचों लकार है, पांचों लकारों में कौन कौन से रूप किस कंडीशन में चलते हैं, अगर मान लो अपन को सभी याद नहीं रहते, लेकिन इसकी मुख्य पहचान होती है, उस पहचान के आधार पर अपन इनको याद कर सकते हैं। तो यहाँ तो लिखिए आप क्रम संख्या, क्या लिखेंगे? क्रम संख्या। इसके बाद आप लिखिए लकार, उसके बाद लिखिए आप काल, और उसके बाद आप लिखिए पहचान, क्या? पहचान। और उसके बाद लिखिए आप विसर्ग, उस काल में कितने विसर्ग आते हैं, और वहाँ पर लिखिए आप हलंत। तो उठा लीजिए अपनी नोटबुक और एक टेबल का निर्माण कीजिए, आपके पूरे लकार, पूरे धातु रूप निर्माण आपके यहाँ से निकल के आएंगे। पहला काल अपने पहला आता है कौन सा लकार? लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार। कौन सा लकार आता है? लट लकार। काल कौन सा आता है अपने पास? काल आता है यहाँ पर वर्तमान काल। क्या आता है? वर्तमान काल। अब इसकी मेन जो पहचान है, उस पहचान पर आप फोकस कीजिए। इसकी जो मेन पहचान है, उस पहचान पर आप फोकस कीजिए। तो ये जनरली अपन देखते हैं कि इसके रूप सामान्य रूप से जो चलते हैं, किसमें चलते हैं? सामान्य रूप चलते हैं। जो अपन ने तिंग प्रत्यय देखे वो सभी रूप किनके समान? तिंग प्रत्ययों के समान। किनके समान? तिंग प्रत्ययों के समान इसके रूप चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो विसर्ग आता है तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अपन यूँ कह सकते हैं कि प्रथम जो पुरुष है और प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो समझने की दृष्टि से देखना, प्रथम पुरुष को एक वचन को एक, द्विवचन को दो और बहुवचन को तीन। तो यहाँ पर अपना जो डायरेक्शन रहेगा, इसी प्रकार मध्यम पुरुष आएगा तो मध्यम पुरुष को अपन दो कहेंगे, दो का एक, दो का दो और दो का तीन। इसी प्रकार उत्तम पुरुष आएगा, उत्तम पुरुष को तीन कहेंगे तो तीन का एक, तीन का दो और तीन का तीन। तो दोस्तों समझना, याद करना, नोट करना, ये पहचान है। प्रथम पुरुष में एक मतलब एक का एक वचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन और प्रथम पुरुष का बहुवचन। उसी प्रकार मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का बहुवचन। उसी प्रकार उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का बहुवचन। इसी आधार पर अपन विसर्ग और हलंत को तैयार करेंगे। विसर्ग और हलंत को अपन यहाँ पर तैयार करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर लट लकार में कितने विसर्ग आते हैं? कुल कितने विसर्ग आते हैं? तो दोस्तों देखिए कितने विसर्ग आते हैं? कुल 4 विसर्ग आते हैं। कितने विसर्ग आते हैं? 4। अब वो 4 विसर्ग जो आते हैं वह कहाँ कहाँ आते हैं? एक तो इस पटतः प्रथम पुरुष का द्विवचन, पठन्ति, फिर पठसि, फिर पठत, मध्यम पुरुष का द्विवचन, फिर उसके बाद उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन। इन चारों स्थानों पर क्या आते हैं? विसर्ग आते हैं। तो कितने विसर्ग हो गए? लट लकार में कोई सा भी रूप हो 4 ही विसर्ग आएंगे। उसी प्रकार इनमें हलंत देखते हैं तो इसमें कोई हलंत नहीं होता है, कोई सा भी हलंत नहीं होता है। तो नोट कर लो अपनी वो नोटबुक में। अब आते हैं अपन दूसरा काल। दूसरा लकार आता है अपने पास कौन सा? लंग लकार। कौन सा लकार आता है? लंग लकार। कौन से काल में चलता है लंग लकार? कौन से काल में चलेगा? तो ये चलता है भूतकाल में। कौन से काल में? भूतकाल में। दोस्तों याद रखना, भूतकाल में चलता है। याद रखना, इसकी जो पहचान होती है वो ये आपके पास, इसकी जो पहचान है कि लंग लकार का रूप अगर धातु से पहले क्या? धातु से पहले अगर अ लगा है, धातु से पहले अगर अ लगा है तो निश्चित रूप से वह रूप होगा किसका? लंग लकार का। किसका रूप होगा? लंग लकार का रूप होगा। तो धातु से पहले अ आएगा और इसमें एकमात्र विसर्ग आता है मध्यम पुरुष के एक वचन में। किस में आता है? मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो विसर्ग कितना हो गया इसमें? इसमें विसर्ग हो गया अपने पास कितने? 1 विसर्ग हो गया। कितना विसर्ग हो गया? 1। फिर बात आती है अपने हलंत की। किसकी बात आती है? हलंत की। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हलंत होता है वो किस किस जगह आता है? प्रथम पुरुष का एक वचन,
प्रथम पुरुष का द्विवचन और प्रथम पुरुष का बहुवचन। अपठत, अपठताम, अपठन। फिर मध्यम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन और उत्तम पुरुष का एक वचन। तो कितने हलंत हो गए इसमें? 5 हलंत हो गए। कितने हलंत हो गए? 5। तो लंग लकार में कितने हलंत होते हैं? 5 हलंत होते हैं। कितने हलंत होते हैं? 5। इस प्रकार अपना तीसरा रूप जो आता है वह है अपने पास लृट लकार। कौन सा? लृट लकार। इस लृट लकार में देखिए दोस्तों, भविष्य काल के रूप में इसके रूप चलते हैं, भविष्य काल में इसके रूप चलते हैं और इसके रूप चलते हैं। आप देखिए इसकी जो मुख्य पहचान है वो पहचान क्या रहेगी? इसके जो रूप चलते हैं उन रूपों में शे शब्द आता है। क्या आता है? शे शब्द आता है। जैसे शेती, पटी शेती, क्या आता है? शेत। इसको यूँ कह सकते हैं अपन, अगर याद रखें तो अपन तो शेती, पटी शेती, पटी शेत, पटी शेंती। तो जो लट लकार का मूल रूप होता है उसमें अगर बीच में अपन इससे शब्द जोड़ देंगे तो ये रूप बन जाएगा शेती। क्या बन जाएगा? शेती। तो सभी रूपों में, किसमें? सभी रूपों में ये शे शब्द आता है। तो इसका रूप अपन पहचान लेते हैं कि जिस भी लकार में, जिस भी शब्द रूप में इससे शब्द आएगा तो वह निश्चित रूप से लृट लकार का रूप होगा। अब बात आती है इसके विसर्ग और हलंत की। जो विसर्ग लट लकार में थे वही विसर्ग यहाँ पर हो जाएंगे। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन। कितनी आगे इसमें? 4। और यहाँ पर कोई हलंत नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोई हलंत नहीं होता है। इसके बाद अपन चलते हैं, 3 रूप तैयार हो गए अपने। तो यहाँ पर अब चलते हैं चौथे रूप में। अब चौथा जो लकार आता है वो आता है लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। यहाँ तक नोट कीजिए तुरंत प्रभाव से आप अपनी कॉपी में। लोट लकार कौन से काल में चलता है? ये आज्ञार्थक काल में। कौन से काल में? आज्ञार्थक काल में चलता है। किसमें? आज्ञार्थक काल में चलेगा। अब इसकी पहचान मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद इसमें विसर्ग देखिए दोस्तों, इसमें लोट लकार में कोई विसर्ग नहीं होता है, कोई विसर्ग नहीं होता है। और अलंत इसमें होता है मध्यम पुरुष के द्विवचन में और उत्तम पुरुष के द्विवचन में। किसमें? मध्यम पुरुष के द्विवचन और उत्तम पुरुष के द्विवचन में। तो कितने हलंत हो गए? 2 हलंत हो गए। अंतिम बचा अपने पास 5वां जो लकार आता है वो आता है आपके पास विधिलिंग लकार। कौन सा? विधिलिंग लकार। कौन सा लकार? विधिलिंग लकार। यह आता है आपके प्रेरणार्थक काल में। किसमें? प्रेरणार्थक काल में। और चाहिए अर्थ में आता है। किसमें? चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके पहचान को आप उठा लीजिए रजिस्टर और नोट कर लीजिए कि ऐसे शब्द जिनके रूपों में ए आता है, जिनके रूपों में ए आता है वह निश्चित रूप से विधिलिंग लकार का रूप होगा। किसका होगा? विधिलिंग लकार का रूप होगा। किसका रूप होगा? विधिलिंग लकार का रूप होगा। अब बात आती है इनकी विसर्ग की। तो विसर्ग क्या आती है? तो विसर्ग कहाँ कहाँ होता है? तो प्रथम पुरुष का बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन और प्रथम पुरुष का बहुवचन और मध्यम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष का एक वचन। 2 जगह यहाँ पर क्या आता है? 2 जगह यहाँ पर विसर्ग आता है। और अगर बात आती है किसकी? हलंत की। किसकी बात आती है? हलंत की। तो हलंत में देखते हैं अपन, इसमें कुल 4 हलंत होते हैं। 4 हलंत होते हैं प्रथम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में, प्रथम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में हलंत, प्रथम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में प्रथम पुरुष के
प्रथम पुरुष के, थोड़ा करेक्शन कर लेना, प्रथम पुरुष के एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन से पठेत एक वचन और द्विवचन में। और दूसरा होता है हलंत, दूसरा होता है हलंत। कहाँ पर हलंत होता है? मध्यम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का द्विवचन और मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन और द्विवचन। तो कुल मिला के कितने हलंत हो गए? 5 हलंत हो गए। कितने हलंत हो गए? कितने हलंत हो गए? सॉरी, 4 हलंत हो गए। कितने हलंत हो गए? 4 हलंत हो गए। कितने हलंत हो गए? 4। तो नोट कर लीजिए, 4 हलंत आते हैं किसमें? अब इस प्रकार अगर देखते हैं तो कुल कितने धातु रूप में कुल कितने विसर्ग और कुल कितने हलंत हो जाते हैं? तो कुल यहाँ पर जोड़ लीजिए आप, कुल 4 विसर्ग, 5, 9 और 2 11। 11 तो आ गए यहाँ पर अपने पास विसर्ग। सभी धातु रूप, सभी 5 लकारों में 11 तो विसर्ग आते हैं। और उसी प्रकार हलंत कितने आएंगे? उसी प्रकार हलंत भी अपने पास 5 और 4 9 और 2 11। कितने? 11 ही यहाँ पर कितने आते हैं हलंत। तो देखिए, ये जितना मैंने आपको प्रयास किया समझाने का धातु रूप निर्माण का, शब्द रूप निर्माण का, तो मैं समझता हूँ कि आपके शब्द रूप निर्माण और धातु रूप निर्माण से जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप इसको वापस रिवीजन कीजिए, नोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि धातु रूप निर्माण और शब्द रूप निर्माण की एक बहुत अच्छी क्लास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपन को प्राप्त हुई है।